हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे नवंबर मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 3। आज हम इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है, जो आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और नवंबर मंथ का हमारा कंप्लीट पीडीएफ, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का कंप्लीट पीडीएफ, जिसमें आपको कंटेंट भी बायलिंगुअल मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 का कंप्लीट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके आने वाले सभी बैंक एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अदर स्टूडेंट्स को चैनल का नाम जरूर बताइए। और जल्द ही मैं आपके जो एग्जाम्स, अभी अपकमिंग एग्जाम्स हैं एसबीआई के, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, उसके लिए मैं स्पेशल लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो लेके आऊंगी, जिसमें हम जुलाई से दिसंबर तक के लास्ट 6 मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा वो आप लोगों के लिए। लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस जुलाई से दिसंबर तक का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI in November 2022 had proposed a dash volume cap for third party app providers, TPAP। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? TPAP फुल फॉर्म है थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर, इन अ बिड टू अवॉइड कंसंट्रेशन रिस्क। यानी कि नवंबर 2022 में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट में NPCI, ने संकेंद्रण जोखिम से बचने के लिए तीसरे पक्ष की ऐप प्रदाताओं के लिए डैश वॉल्यूम कैप का प्रस्ताव दिया था। कितना दिया था ये पूछा गया है क्वेश्चन में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30%। 30% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका कंटेंट देखिए, NPCI which runs the UPI digital pipeline in the talks with the Reserve Bank on implementation of its proposed deadline for limiting the volume cap of players to 30%. NPCI runs the UPI digital pipeline. Currently there's no cap on volume on Google Pay and Phone Pay hold the market share of about 80%. तो ये कंटेंट जो है मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ, काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपने कंटेंट जरूर देखना है। चाहे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ें, चाहे आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ें, लेकिन आपने कंटेंट जरूर पढ़ना है लाइन बाय लाइन। ये मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ। एग्जाम्स में काफी ज्यादा क्वेश्चन कंटेंट से पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं जो प्रीवियस बैंक एग्जाम्स हुए हैं। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, in November 2022 the Reserve Bank of India allowed HDFC Bank Limited and Canara Bank Limited to open a special Vostro account for trade in rupees with which country। यानी कि नवंबर 2022 में आरबीआई ने HDFC बैंक लिमिटेड और केनरा बैंक लिमिटेड को किस देश के साथ रुपये में व्यापार के लिए वोस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति दी? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रशिया। रशिया इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बोला गया है इसमें कि RBI allowed HDFC Bank Limited and Canara Bank Limited to open a special Vostro account for trade in rupees with Russia। RBI ने HDFC बैंक लिमिटेड और केनरा बैंक लिमिटेड को रूस के साथ रुपये में व्यापार के लिए विशेष वोस्ट्रो खाता खोलने की अनुमति दी है। सेकेंड पॉइंट है इसका, this paves the way for cross-border trade in the Indian currency, especially between New Delhi and Moscow. 3 other Indian banks, State Bank of India, IndusInd Bank and UCO Bank, had earlier received the necessary permission from the regulator to roll out rupee trades। यानी कि यह विशेष रूप से नई दिल्ली और मॉस्को के बीच भारतीय मुद्रा में सीमा पार व्यापार का मार्ग प्रशस्त करता है। 3 अन्य भारतीय बैंकों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडसइंड बैंक और यूको बैंक, कौन कौन से हैं वो बैंक? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई है, इंडसइंड बैंक है और यूको बैंक है, को पहले रुपये के कारोबार को शुरू करने के लिए नियामक से आवश्यक अनुमति प्राप्त हुई थी। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। मैं आपको फिर बोलती हूँ कि जो मोस्टली में होता है आपको प्रोवाइड कराती हूँ कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में ही, जिसको जो भी लैंग्वेज सुटेबल है वो उस लैंग्वेज में कंटेंट को जरूर पढ़े। हिंदी में वाले हिंदी में पढ़े, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, जिसको जो कंफर्टेबल है। लाइन बाय लाइन कंटेंट जरूर पढ़ना है, कंटेंट से क्वेश्चन जरूर आते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें और अच्छा काम करने का मोटिवेशन मिलता रहता है। तो प्लीज वीडियो को जरूर से लाइक जरूर करिए। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
The Reserve Bank of India has roped in 5 banks to work on the retail pilot of its CBDC. The CBDC stands for, क्या है CBDC का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है, तो वो हो जाएगा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। पूछा क्या गया है कि आरबीआई ने अपने सीबीडीसी के खुदरा पायलट पर काम करने के लिए 5 बैंकों को अनुबंधित किया है। सीबीडीसी का फुल फॉर्म सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। एसबीआई कौन कौन से वो 5 बैंक हैं देख लेते हैं। एसबीआई, आईसीआईसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड यस बैंक are among a shortlist of at least 5 lenders that the Reserve Bank of India has roped in to work on the retail pilot project of the Central Bank Digital Currency यानी कि CBDC। एसबीआई, आईसीआईसी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचडीएफसी फर्स्ट बैंक और यस बैंक कम से कम 5 उधारदाताओं की सूची में शामिल है जिन्हें आरबीआई ने सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी खुदरा पायलट परियोजना पर काम करने के लिए चुना है। सेकंड पॉइंट है इसका, the report said sitting people familiar with the matter that the RBI could add more banks to run the pilot, which is expected to launch soon. 5 banks have been shortlisted to run the pilot among with the help of NPCI and RBI. Some customers and merchants accounts will be chosen to roll out the digital rupee pilot soon. चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which bank continues to lead debit card market for October 2022? यानी कि कौन सा बैंक अक्टूबर 2022 के लिए डेबिट कार्ड बाजार का नेतृत्व करना जारी रखता है? कौन सा बैंक है वो? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Country largest lender State Bank of India continues to dominate the debit card markets in October 2022 with a 29% share compared to last month. To share was slightly less where SBI led the debit card market by 30% in September. According to the latest data collected by PGA Labs, SBI retained the top position in the debit card market while HDFC Bank maintained its top position in the credit card markets, while PSU banks hold the lion's share in the debit cards market. Kotak Mahindra Bank and Axis Bank witnessed the highest year growth in the credit card segment with 70% and 37% respectively. Right answer इसका क्या हो जाएगा कि which bank continues to lead debit card market for October 2022? SBI. SBI continues to lead debit card market for October 2022. Next question है हमारा, Which bank has launched face authentication based saving bank accounts opening for customers recently? किस बैंक ने हाल ही में ग्राहकों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन आधारित बचत बैंक खाता खोलना शुरू किया है? किस बैंक ने किया है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Airtel Payments Bank introduced a new option face authentication based electronic KYC. Previously, a user had to link his Aadhaar card to his account before completing OTP verification or biometric fingerprint authentication. यानी कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने एक नया विकल्प जिसमें फेस ऑथेंटिकेशन आधारित इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी पेश किया है। किस बैंक ने किया है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने किया है। पहले यूजर्स को ओटीपी सत्यापन या बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स प्रमाणीकरण पूरा करने से पहले अपने आधार कार्ड को अपने खाता से लिंक करना पड़ता था। इसी के क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैंने आपको अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, आप इनको देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। और नीचे जो है वो बैंक्स के रिगार्डिंग आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, लाइक अकॉर्डिंग टू अनुब्रता विश्वास, एमडी एंड सीईओ ऑफ एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एमडी एंड सीईओ है एयरटेल पेमेंट्स बैंक, का नाम है अनुब्रता विश्वास। द केवाईसी कैपेबिलिटी एम्प्लॉयज द फेस ऑथेंटिकेशन आरडी प्रोग्राम व्हिच इज बेस्ड ऑन एआई एंड एमएल। चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Death has won the National Award from Pension Fund Regulatory and Development Authority PFRDA for significant enrollment under Atal Pension Yojana APY in November 2022। यानी कि डैश ने नवंबर 2022 में अटल पेंशन योजना के तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA से राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। किसने जीता है? तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए।
अगर आप लोगों को मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया जो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ वो काफी हेल्पफुल लगता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और लाइक ज्यादा से ज्यादा करा करें, जिससे अच्छा मोटिवेशन मिलता रहे काम करने का। देख लेते हैं इसका पॉइंट इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक हैज backed the national award from pension fund regulatory and development authority for significant enrollment APY. So far the bank has enrolled 334687 cumulative accounts under APY. During 22-23 the bank enrolled 69,132 accounts against the target of 5320। यानी कि कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने अटल पेंशन योजना के तहत महत्वपूर्ण नामांकन के लिए PFRDA से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। किस बैंक ने किया है? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने किया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको देख सकते हैं हम। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की बात करें तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक फाउंडेड इन 12 सितंबर 2005, हेडक्वार्टर धारवाड़ कर्नाटक, चेयरमैन है पुट्टागंटी गोपी कृष्णा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं किसी भी बैंक के रिगार्डिंग, आपने इनको जरूर देखना है। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following bank recently launched the 7th edition of Knowledge Summits Evolve for MSMEs? यानी कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में MSMEs के लिए ज्ञान शिखर सम्मेलन इवॉल्व का 7वां संस्करण लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सिस बैंक इज द राइट आंसर। एक्सिस बैंक हैज लॉन्च्ड द 7th edition of Evolve for MSME with the theme of Indian SMEs shifting gear for next level growth, digitalization to building Indian SMEs and export opportunities for SME in the new world order with some of the other key themes at the launch। यानी कि एक्सिस बैंक ने MSMEs के इवॉल्व का 7वां संस्करण इंडियन SME शिफ्टिंग गियर्स फॉर नेक्स्ट लेवल ग्रोथ की थीम के साथ लॉन्च किया है। किसने किया है? एक्सिस बैंक ने किया है। और लॉन्च के समय भारतीय एसएमई के निर्माण के लिए डिजिटलीकरण और नई विश्व व्यवस्था में एसएमई के लिए निर्यात अवसर कुछ अन्य प्रमुख विषय थे। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है According to Handbook of Statistics of Indian Statistics released by RBI in November 2022, Karnataka has highest installed grid interactive renewable power capacity in India. It has total installed capacity of dash। यानी कि नवंबर 2022 में भारतीय सांख्यिकी पर भारतीय सांख्यिकी पुस्तिका के अनुसार कर्नाटक में भारत में सबसे अधिक स्थापित ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता है। इसकी कुल स्थापित क्षमता कितनी है ये पूछा गया है। तो कितनी है? 15,463 मेगावाट इज द राइट आंसर। 15,463 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या बोला गया है? कर्नाटका came at the top position while comparing the total installed capacity of grid interactive renewable power of all the states of the country. The state had a total installed capacity of 15,463 megawatts according to an RBI publications। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तमिलनाडु with 15,225 megawatt came at the second, Gujarat 13,153 मेगावाट was at third position, while महाराष्ट्र सबकी मैंने मेंशन की है 10,267 मेगावाट फोर्थ। According to Handbook of Statistics of Indian States 21-22, which was the 7th edition of statistical publication released by RBI। इसी तरह अदर स्टेट्स का देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Dash has tied up with JCB India for financing heavy equipments bias। यानी कि किसने, डैश में से किसने इन भारी उपकरण खरीदारों के वित्त पोषण के लिए JCB इंडिया के साथ करार किया है? तो वो किया है फेडरल बैंक ने। फेडरल बैंक इसका सही आंसर हो जाएगा। Federal Bank announced that it has partnered with JCB India to expand its loan portfolio and fund potential buyers of heavy construction equipment. The private sector lender said it has inked a memorandum of understanding MOU with JCB India, a leading manufacturer of earth moving and construction equipments। क्या बोला गया है इसमें?
कि फेडरल बैंक ने घोषणा की कि उसने अपने ऋण पोर्टफोलियो का विस्तार करने और भारी निर्माण उपकरण के संभावित खरीदारों को निधि देने के लिए जेसीबी इंडिया के साथ साझेदारी की है। निजी क्षेत्र के ऋणदाता ने कहा कि उसने अर्थ मूविंग और निर्माण उपकरण के अग्रणी निर्माता जेसीबी इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डमैन सैच्स हैज रिड्यूस्ड इंडियाज जीडीपी फोरकास्ट फॉर 23 टू डैश, यानी कि गोल्डमैन सैच्स ने 2023 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है? तो वो कर दिया है 5.9%। जीडीपी के जो क्वेश्चंस होते हैं ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की द्वारा जीडीपी प्रोवाइड कराई जाती है, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसलिए जब भी आप एग्जाम देने जाएं मेरे करंट वीडियो देख के जरूर जाए, क्योंकि करंट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो करंट एग्जाम होगा उसके लिए आप करंट वीडियो जरूर देख के जाएं जीडीपी प्रेडिक्शंस के लिए, क्योंकि ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, तो क्या बोला गया है इसमें कि गोल्डमैन सैच्स ग्रुप सीज इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोइंग नेक्स्ट ईयर, सिटिंग अ hit to consumers' demand from higher borrowing cost and fading benefits for pandemic reopening, while lowering its growth forecast. GDP may expand by 5.9% in calendar year 23 to from an estimated 6.9% this year. तो कितना किया है गोल्डमैन सैच्स ने? जीडीपी को घटाकर इंडिया की 5.9% कर दिया है। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, PFRDA has named Dash as the chairman of NPS Trust, यानी कि PFRDA ने डैश को NPS ट्रस्ट का अध्यक्ष नामित किया है। किसको किया है? तो सूरज भान को किया है। सूरज भान PFRDA के नए अध्यक्ष बने हैं। क्या बोला गया है इसमें? PFRDA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी has appointed Suraj Bhan as the chairman of National Pension System Trust (NPS) Trust, responsible for managing funds under the NPS. Suraj Bhan has been trustee on the board of NPS Trust since 2018. He joined the Indian Economic Service in 1983 and retired as Director General of Labour Bureau, Chandigarh in January 2018. He has varied experience across several sectors with the government and public sector undertaking in the areas of economic policy, business, industry and finance. क्या बोला गया है? पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने सूरज भान को एनपीएस ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो एनपीएस के तहत धन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। बात करें पीएफआरडीए की, तो उसका फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म जो हो जाएगा, इसका फाउंडेशन कब है? तो 23 अगस्त 2003। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। चेयरपर्सन है इसके सुब्रतम बंदोपाध्याय। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? पीएफआरडीए की, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको रिपीट किया है। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, German bank KfW to provide $1 million loans to SBI for solar projects, यानी कि जर्मन बैंक KfW और सौर परियोजना के लिए SBI को $1 million ऋण प्रदान करेगा। कितने करेगा? 150 million is the right answer of this question. State Bank of India has signed a 150 million euro 1240 crore loan agreement with the German Development Bank KfW for funding solar projects. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए जर्मन विकास बैंक KfW के साथ 150 मिलियन यूरो यानी कि 1240 करोड़ रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। The long-term loan under the Indo-German Solar Partnership will facilitate new and upcoming capacities in the solar sector and further contribute to the country goal announced during the COP26, यानी कि भारत जर्मन साझेदारी के तहत दीर्घकालिक ऋण सौर क्षेत्र में नई और आगामी क्षमताओं को सुगम बनाएगा। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैंने आपको अदर पॉइंट्स दिए हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही, जिसको जो सुटेबल है वो उस लैंग्वेज में देख सकता है वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके। चलेंगे नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following has signed an MOU with the Reserve Bank of India for collaboration in the field of regulation and
सुपरविजन ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज इन देयर रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन, यानी कि निम्नलिखित में से किसने अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में विनियमित संस्थाओं के विनियमन और पर्यवेक्षण के क्षेत्र में सहयोग के लिए आरबीआई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। Option B is the right answer. The MOU facilitates technical cooperation and exchange information, the IFSC authority said in a statement. The MOU opens up avenues for cooperation between the two regulators, thereby strengthening the safety, stability, and respective financial ecosystem and nurturing environments conducive to optimal business development and economic growth. चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट रेज मैक्सिमम टेन्योर ऑफ पीएसयू बैंक सीईओ टू डैश ईयर, यानी कि सरकार ने पीएसयू बैंक के सीईओ का अधिकतम कार्यकाल डैश वर्ष तक बढ़ाया है। कितने वर्ष तक बढ़ाया है? तो 10 इयर्स तक बढ़ाया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड लॉन्गर टेन्योर टू एमडी एंड अदर होल टाइम डायरेक्टर्स द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। नाउ द अपॉइंटमेंट कैन बी मेड इनिशियली फॉर अप टू 5 years which can be extended for the 5 more years, यानी कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों को लंबा कार्यकाल प्रदान करने का निर्णय लिया है। अब नियुक्ति शुरू में 5 साल तक के लिए की जा सकती है, जिसे और 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, OECD cuts India's growth rate forecast to dash in 2022 and warns of slow world economic growth। तो OECD ने 2022 में भारत की विकास दर के अनुमान को घटाकर डैश कर दिया और धीमी विश्व आर्थिक वृद्धि की चेतावनी दी। कितना कर दिया है ये पूछा गया है, तो 6.6 कर दिया है। और मैंने आपको बोला है हर वीडियो में कि जीडीपी प्रेडिक्शंस जो होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ चेंज टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो करंट वीडियो देख के जरूर जाएं। तो इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और ये हमने कवर किया हमारा नवंबर मंथ का पार्ट 3 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का। इसका कंप्लीट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 कंप्लीट पीडीएफ मिलेगा विद कंटेंट। हिंदी इंग्लिश दोनों ही कंटेंट जो आपको मैं प्रोवाइड कराती हूँ वो सब मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फॉर द मोटिवेशन। और अगर आप लोगों को लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यानी कि जुलाई से दिसंबर चाहिए फॉर एसबीआई एग्जाम, जैसे एसबीआई पीओ और क्लर्क एग्जाम है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो के लिए। और आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, इन सभी के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।